वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के जो चैप्टर है उसके जो पार्ट्स जो हैं, पिछले पार्ट्स, वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस पार्ट पे हम कंटिन्यू करेंगे सैप्रोफाइट्स के टॉपिक से। ओके, तो सैप्रोफाइट्स के टॉपिक से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो नॉन ग्रीन होता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं उसमें हम पैरासाइट्स पढ़ा था और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैप्रोफाइट्स। एक और ऐसी कैटेगरी आती है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स में, पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस और एक सैप्रोफाइट्स। ठीक है, फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है एक, वो भी, या फिर सिम्बायोसिस, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम सैप्रोफाइट्स पढ़ते हैं। सैप्रोफाइट्स कहते हैं या सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स है आपकी बुक में, वरना एक और नेम है इनका सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स। ठीक है, चलिए सैप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, आपने पैकेट्स देखे होंगे मशरूम के, जब अगर आप बाज़ार जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मशरूम पैकेट्स में बिक्री होता है। आपने ऐसी रॉटन वुड्स में, मतलब जो पेड़ पौधे हैं जो कि ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, उनमें आपने मशरूम्स को ग्रो होते हुए देखा होगा। कहीं पे अगर आपने देखा होगा खेतों वगैरह में, कहीं जंगल वगैरह के एरिया में आप गए हो तो, ठीक है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, जो सड़ने वाले प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे रॉटिंग वुड्स, मतलब कि जो प्लांट्स सड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मशरूम ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, और उनको अम्ब्रेला लाइक पैचेस होता है, मतलब ऐसे होता है ना, तो ऐसे अम्ब्रेला टाइप का उनकी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ऐसे आपने देखा होगा कभी कभी, रेनी सीजन में ज़्यादा देखा होगा। ओके, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। ठीक है, तो आप जैसे इनको कौन सा न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और ये क्यों रॉटिंग वुड्स में रेनी सीजन में ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि मशरूम एक टाइप के सैप्रोफाइट्स होता है, मशरूम एक टाइप के सैप्रोट्रॉप्स होता है। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स होता है वो एक टाइप के। और सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है कि सैप्रोट्रॉप्स ना ज़्यादातर मतलब सैप्रोट्रॉप्स ना एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है ना, डेड और डिकेइंग मैटर, उसमें क्या करते हैं, वो ग्रो करना शुरू करते हैं, एंड उनके जो डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आए समझ में? ओके, आगे हम और डिटेल में पढ़ते हैं। भूजो वांट्स टू नो these organisms acquire nutrients। मतलब भूजो को ये जानना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी के अंदर कैसे लेते हैं। इनके पास ना तो माउथ है एनिमल्स की तरह खाने के लिए, ना ये ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि जिनमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स अंदर कैसे लेते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, इनके पास क्योंकि मुंह नहीं है, ना ये खुद का खाना बना सकते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सीधा अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये। ओके, तो इधर एक एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है कि एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है एंड उसको ना मॉइस्ट कर देना है। ठीक है, उसको पानी में डाल के उसको सॉफ्ट बना देना है। ठीक है, फिर उसको बाहर निकालना है, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। फिर आपको क्या करना है, उस ब्रेड को पानी से बाहर निकालना है। जब वो गीली हो गई तो उसको एक मॉइस्ट वार्म प्लेस में रखना है। ठीक है, एक गर्म प्लेस में और मॉइस्ट प्लेस में, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो। ठीक है, 2-3 दिन बाद आपको क्या करना है, जब उस पर फ्लफ़ी पैचेस आने शुरू हो जाएं, येलो कलर के फ्लफ़ी से पैचेस आने शुरू हो जाएं। फ्लफ़ी से पैचेस क्या होते हैं, थोड़ा सा पार्ट का जो एरिया कवर करता है उसे पैचेस कहते हैं। ठीक है, तो फ्लफ़ी पैचेस जब आने शुरू हो जाएँ उस पर, तो आपको क्या करना है, उसको लेना है एंड उसको एक माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उनको जूम करके देखना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है उन पोर्स को ध्यान से कि उन पोर्स में क्या है। ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में नोट डाउन करो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप क्या देखोगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप जूम इन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो येलो कलर के पैचेस हैं ना, इनके अंदर क्या है, जो फ्लफ़ी से पैचेस हैं येलो कलर के, इनको अगर आप जूम इन करके देखोगे तो आपको ऐसे चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसी, इनको क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, फंगाई कहते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हुए छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। ठीक है, फंगाई कहते हैं इन्हें। तो फंगाई जो है वो ब्रेड पे ग्रो करनी शुरू हो जाती है। फंगाई मॉइस्ट
फंगाई जो है वो मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस पे ग्रो करनी शुरू करती है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। ये जो ब्रेड पे उग रही है ना चीज़ें, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फंगाई कहते हैं। ठीक है, फंगाई एक टाइप की सैप्रोफाइट है, सैप्रोट्रॉप है। ओके, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो फंगाई और सैप्रोट्रॉप्स होता है, इनके डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। ठीक है, जैसा है हेटेरोट्रॉपिक। अभी देखो मैं आपको वो करती हूँ, न्यूट्रिशन जो है वो डिवाइडेड है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में। ठीक है, ऑटोट्रॉप जो है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खुद का खाना बनाते हैं कौन? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, या फिर जिनमें क्लोरोफिल होता है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है ना कि नॉन ग्रीन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल होता है, पर उनके जो दूसरे कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। ठीक है, और फिर हेटेरोट्रॉप जो है वो सब डिवाइडेड होता है किसमें? पैरासाइट्स में। ठीक है, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स में, सैप्रोट्रॉप्स में, एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले प्लांट्स में, या फिर सिम्बायोसिस में। ठीक है, सिम्बायोसिस आगे पढ़ेंगे हम। तो जो सैप्रोट्रॉप होता है ना, तो सैप्रोट्रॉप्स का एक अलग न्यूट्रिशन कहता है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मोड ऑफ ऐसा न्यूट्रिशन फॉलो करता है ना जिनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आपको पूछा जा सकता है। और जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। ठीक है, तो फंगाई अगर आपने देखा होगा कि अचारों पर भी फंगस लग जाती है। ठीक है, पिकल्स कौन होते हैं? अचार। ठीक है, तो अचारों पर भी फंगस लग जाती है, फंगाई होती है फंगस। ठीक है, लेदर पे भी लग जाती है, कपड़ों पे भी लग जाती है, और दूसरे आर्टिकल्स पे भी जो कि हॉट और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिए जाते हैं। मतलब जैसे वो अचार है, तो अचार को क्या करते हैं? अगर हम अचार को किसी गर्म और ह्यूमिड प्लेस पे छोड़ देते हैं, ह्यूमिड मतलब जहाँ पे मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, तो उधर क्या होता है कि वहाँ पे अगर ज़्यादा देर के लिए उन्हें खुला छोड़ दे तो क्या होता है? उस पर फंगस लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा देर तक अगर छोड़ दे, एक दो तीन दिन के लिए, तो क्या होता है कि उस पर फंगस लगनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर कब होती है? रेनी सीज़न में ज़्यादा होती है। ठीक है, रेनी सीज़न में चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती है फंगस लगने से। ठीक है, आपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने घरों में सुनते हैं कि वहाँ पर फंगस लग गई, इस खाने की चीज़ पर हमने ऐसे छोड़ दिया था तो फंगस लग गई। ठीक है, तो फंगस क्या होता है? फंगल स्पोर्स जो होते हैं, फंगस के जो फंगल स्पोर्स, मतलब फंगल स्पोर्स क्या होता है? फंगल स्पोर्स जहाँ पे भी ऐसे गर्म और जो मॉइस्चर वार्म चीज़ होती है ना, कोई भी गीली और वार्म चीज़ होती है, तो उस पर फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होता है। फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर, और उन्हें कोई भी ऐसे कोई भी अगर वार्म मतलब गर्म और गीली चीज़ पर जब वो गिर जाते हैं तो वहीं पे वो उगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अब आप अपनी चीज़ों को फंगस से ख़राब होने से कैसे बचा सकते हो? कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको हॉट और ह्यूमिड, मतलब कि रेनी सीज़न जब होता है तो उधर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। रेनी सीज़न में एयर में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, एयर बिकम्स ह्यूमिड एंड मॉइस्ट बन जाती है एयर। ठीक है, रेनी सीज़न में। इसलिए रेनी सीज़न में क्या होता है कि फंगल स्पोर्स और फंगाई जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है रेनी सीज़न में, क्योंकि वो क्या होता है, वो ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसलिए स्पेशली रेनी सीज़न में हमें अपनी चीज़ों का केयर करनी चाहिए, उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए बाहर नहीं छोड़ना चाहिए जिन पर फंगस लग सकती है। ओके, चलिए, अब हमने सैप्रोट्रॉप्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, एंड यहाँ पे कुछ बबल्स आपको दिए वो भी पढ़ लेते हैं। पहली, स्किन टू नो वेदर है ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगाई ड्यूरिंग द रेन सीजन। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगाई अपीयर्स ड्यूरिंग द रेन सीजन। हमें ये पता है कि फंगाई, मैंने आपको भी समझाया कि फंगाई जो है रेनी सीजन में ज़्यादा क्यों ग्रो करती है, क्योंकि फंगाई जो है उसको कौन सी कंडीशंस चाहिए? उसे ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब क्या चाहिए? उसे गीली और वार्म चीज़ चाहिए, गीली और वार्म चीज़, ह्यूमिडिटी। ठीक है, गीली चीज़ चाहिए और वार्म चीज़ चाहिए। ठीक है, फंगल स्पोर्स जो होता है वो ह्यूमिडिटी में ज़्यादा ग्रो करता है, मॉइस्ट एयर और ह्यूमिड एयर में ज़्यादा ग्रो करना शुरू करता है, क्योंकि ह्यूमिड और मॉइस्ट एयर गीली से होती है। ठीक है, गीली से होती है एंड गर्म होती है। ठीक है, तो क्या होता है, रेनी सीजन में ज़्यादा फंगाई ग्रो होती है, फंगल स्पोर्स जो होते हैं एयर में ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, इसलिए ख़राब हो जाती है रेनी सीजन में। भुजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट इज wheat fields were spoiled by fungus. He wants to know if fungi causes diseases also. ठीक है, तो भुजो क्या है? भुजो जो है वो उसके ग्रैंडफादर ने एक बार ही बताया था कि उनके जो
मतलब गेहूं के खेत था ना, गेहूं के खेत जो थे, गेहूं की खेती वो करते थे, तो जो उनके गेहूं की क्रॉप थी वो फंगस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो वो जानना चाहता है कि फंगाई जो उससे डिजीज़ भी होती हैं क्या, फंगस से डिजीज़ भी होती हैं, प्लांट्स में भी फंगाई जो है डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, प्लांट्स जो होता है वो भी, उनमें भी डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, ऐसी चीज़ें फंगस जो है वो करता है प्लांट्स को। ठीक है, ऐसे डिजीज़ कॉज होती हैं। फंगस जो है, फंगस खाने पे भी लग जाती है, हमारे खाने की चीज़ों पे भी लग जाती है फंगस। और अगर हम गलती से या बाय चांस उस फंगस वाली चीज़ को खा जाए तो क्या होता है कि हमारे पेट खराब हो सकता है। ठीक है, पहले टोल्ड हिम दैट मनी फंगाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हर फंगस जो है वो ख़राब ही होती है, कुछ जो होते हैं वो ईडेबल फंगस भी होती है, ईडेबल फंगस। ठीक है, जो ईटेबल फंगस होती है। ठीक है, ईटेबल फंगस कौन होती है, यीस्ट और मशरूम। यीस्ट और मशरूम जो है वो भी एक टाइप का फंगस है, मैंने आपको पहली बार बताया था। ठीक है, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो मशरूम्स एक टाइप के सैप्रोट्रॉप्स हैं, वो भी फंगाई ही हैं। ठीक है, पर वो ईडेबल फंगाई हैं, वो यूज़फुल फंगाई हैं। ठीक है, अगर हम उसे खाएं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम बीमार नहीं होंगे मशरूम खाने से। ठीक है, तो यीस्ट और जो मशरूम है वो अच्छी फंगस हैं। ठीक है, और जो ये ब्रेड पे जो अच्छी फंगस है, पहले told that many fungi like yeast and mushroom are useful, but some fungi causes disease in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicines. अब देखो कि क्या होता है, फिर पहेली ने भूजू को बताया कि जब उसने पूछा कि क्या फंगस से डिजीज़ हो सकती हैं, तो पहेली ने बोला कि कुछ जो होती हैं फंगाई वो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, वो अच्छी फंगाई होती हैं, जैसे यीस्ट और मशरूम एक टाइप के सैप्रोट्रॉप है जो कि एक टाइप का फंगस है। मशरूम और यीस्ट जो है वो फंगस है, पर वो अच्छी फंगस है। ठीक है, वो अच्छी फंगाई है और वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए मतलब अच्छी है। ठीक है, वो हमारी हेल्थ को कुछ हार्म नहीं करती। पर वहीं दूसरी ओर जो फंगस ब्रेड पे लगी थी वो फंगस हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, जब पिकल्स वगैरह या फिर ब्रेड पर फंगस लग जाती है तो उसको हमें नहीं खानी चाहिए, दे आर अनसेफ। ठीक है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। पर वहीं दूसरी ओर जो मशरूम होते हैं, जो यीस्ट होती है, वो हमारे लिए यूज़फुल है, पर वो भी एक टाइप की फंगाई हैं, पर तब भी वो अच्छी फंगाई हैं। ठीक है, पर कुछ जो फंगाई होती हैं वो डिजीज़ करती है प्लांट्स में, जैसे मैंने आपको अभी बताया ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी वो करती है। अगर हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो फंगस वाली चीज़ें खा ले तो क्या होता है, हमारी हेल्थ को हार्म कर देता है वो। ठीक है, और कुछ जो फंगाई होती है वो मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, तो फंगाई जो है, कुछ फंगाई जो है वो अच्छी भी होती हैं, दे आर गुड, एंड जो दूसरी तरफ कुछ अलग फंगाई होती है वो बैड होती हैं। ठीक है, गुड फंगाई में क्या आता है, यीस्ट एंड मशरूम। ठीक है, मशरूम और यीस्ट जो है वो एक एग्जांपल है सैप्रोट्रॉप्स का। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए गिव 2 एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉप्स, तो आप यीस्ट और मशरूम लिख के आएंगे। ओके, और कुछ जो फंगाई होती है बैड फंगाई क्या कहती है, जैसे ब्रेड पे जो फंगाई लगी थी। ठीक है, और जो पिकल्स पे जो फंगाई लगी थी वो एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है। और कुछ फंगाई जो होती है वो मेडिसिन की तरह भी यूज़ करी जाती हैं। ओके, अभी देखो, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अभी यहाँ पे हम सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो साथ रहते हैं वो, एंड वो एक दूसरे को शेल्टर या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतें पूरी करते हैं एक दूसरे की। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, दो प्लांट्स जब एक साथ रहते हैं, दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ रहते हैं तो, और वो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरी करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो उस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। किसी तरीके कुछ टाइप की फंगाई जो होती है वो रूट
प्लांट्स के रूट्स में रहती है, ठीक है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, ठीक है। अब वो अच्छी फंगस होती है, ठीक है, तो वो प्लांट को हार्म नहीं करती। तो कुछ टाइप की फंगाई जो होती है वो रूट्स में रहती हैं प्लांट्स के, और जो प्लांट होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करता है, जब लीव्स खाना बनाते हैं तो प्लांट के हर पार्ट को पहुंचाया जाता है इंक्लूडिंग रूट्स। तो रूट्स में जो वो फंगाई ग्रो हो रही है तो उसको भी खाना पहुंचाया जाता है। तो प्लांट्स जो है उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और बदले में जो फंगस है वो प्लांट को वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इधर एक रिलेशनशिप बनी हुई है फंगस और प्लांट्स के बीच में। जो प्लांट्स हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बदले में फंगस उन्हें वाटर और कुछ तरीके के सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, बदले में। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है एंड इस रिलेशनशिप को ही हम सिम्बायोसिस कहते हैं। आया समझ में? एक और एग्जांपल ले लिया हमने, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, ठीक है। एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिचेंस, ठीक है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो काई सुना है आपने, जो पानी पे स्टैगनेंट वाटर जो होता है, स्टैगनेंट वाटर रुका हुए पानी पे जो बह नहीं रहा है उस पर वो काई लग जाती है और ग्रीन सी चीज़ लग जाती है उस पर, जो उसे एल्गा ही कहते हैं, ठीक है। तो एल्गा या फिर एल्गाई कुछ भी कह लो, ठीक है। तो लिचेंस जो होता है उनके दो पार्टनर होते हैं, एक फंगल पार्टनर और एक एल्गल पार्टनर, ठीक है। एक एल्गा पार्टनर होता है और एक फंगल पार्टनर होता है। तो उसमें वो कैसे एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं कि एक एल्गा पार्टनर और एक फंगल पार्टनर जो होता है वो एक साथ रह जाए, ठीक है। फंगाई एक टाइप का सैप्रोफाइट है, एल्गाई एक टाइप का वो है ऑटोट्रॉप है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, एंड ये दोनों किधर रहते हैं, ये दोनों लिचेंस एक ऑर्गेनिज्म है उसमें रहते हैं, ठीक है। लिचेंस एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक फंगल पार्टनर और एक ऑटोट्रॉपिक या फिर एल्गल पार्टनर से मिलके बना हुआ है, एंड ये दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। कैसे बेनिफिट करते हैं? द फंगल पार्टनर प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, ठीक है। तो क्या कहता है, जो फंगल पार्टनर होता है, जो फंगस होती है, वो क्या करता है, वो शेल्टर, मतलब उसको शेल्टर क्या होता है, जैसे घर है ना हमारा, तो घर हमारे शेल्टर है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो फंगस जो है वो एल्गा को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसे पानी देता है, उसे मिनरल्स देता है एल्गा को, ठीक है। और बदले में एल्गा जो है वो खाना प्रिपेयर करता है वाटर और मिनरल्स से, एंड वो खुद भी लेता है खाने को एंड फंगस को भी प्रोवाइड करता है। आए समझ में? तो मैं एक डायग्राम से आपको समझा देती हूँ कि हाँ देखो कि लिचेंस, ठीक है, लिचेंस, ठीक है। तो लिचेंस जो है, लिचेंस किससे मिलके बना है, एक फंगस से एंड एल्गा से, ठीक है। तो फंगस क्या करता है, फंगस शेल्टर वाटर और मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड कर रहा है, एंड इन रिटर्न एल्गा क्या कर रहा है, बदले में एल्गा क्या कर रहा है, उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फूड भी फंगस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एल्गा जो है वो फूड अपने पास भी रखता है एंड अपने फंगस पार्टनर को भी प्रोवाइड करता है। आए समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रूट से लेते हैं तो वो दोबारा सॉइल में कैसे पहुंचाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो रूट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही ना, ऐसा तो उन न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में कैसे डाला जाता है ताकि दोबारा वहाँ पे जो प्लांट्स उगाए जाएं वो भी उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर। अच्छा, पहली बात तो हेडिंग समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है रिप्लेनिश का मतलब क्या है कि रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कैसे किए जाता है कि सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स यूज़ करते हैं तो वो फिर सॉइल भी डेफिशिएंट हो जाती है ना न्यूट्रिएंट्स में, सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स कम बचते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में कैसे डाला जाता है वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। आपने कभी देखा है कि फार्मर्स जो है मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि मतलब ऐसे डिकेइंग या फिर एक्सक्रीटा से बना होता है एनिमल्स और प्लांट्स के, ठीक है, उनसे। मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। फर्टिलाइजर्स जो होता है केमिकल्स होते हैं। आपने कभी देखा होगा अगर अपने फार्मर्स को कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को वो फील्ड्स में डाल रहे हैं, ठीक है। गार्डनर भी कभी कभी ऐसा करता है अपने लॉन्स में, ठीक है।
आप ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो, ताकि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, ठीक है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, एंड मैन्योर जो होता है उनमें थोड़े थोड़े अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जब वो सॉइल्स या फिर प्लांट्स में डाले जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो कमी हुई थी उनमें न्यूट्रिएंट्स की, अब वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफिल हो जाती है उनकी। यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जो अमाउंट है सॉइल में वो भी धीरे धीरे कम होता रहता है। पर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो है उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा, ठीक है। इनसे क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको अगर हम ऐड करें सॉइल में, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें सॉइल में तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो सॉइल है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। सपोज़ अगर हम नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड करते हैं तो जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो फुलफ़िल हो जाती है। पोटेशियम का फर्टिलाइज़र डालें तो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट जो होती है फुलफ़िल हो जाती है। फॉस्फोरस का डालें तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। ऐसे ही होता है, ठीक है। मैन्योर ऐड करें तो मैन्योर में थोड़े थोड़े अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा अमाउंट में सॉइल में डाला जाए तो सॉइल के लिए ख़राब माने जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है उनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है। एट द एंड वो तो केमिकल्स से बना है ना, तो वो सॉइल को भी हार्म करता है, इसलिए मैन्योर ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या होता है कि अगर हम ये फर्टिलाइज़र मैन्योर जो है, जैसे कि नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र आता है, पोटेशियम का, फॉस्फोरस का एटसेट्रा, ठीक है, तो अगर हम ये सॉइल में ऐड करें तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफ़िल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। अभी देखो कि अगर ये एक लैंड है, ठीक है, इधर सॉइल है इधर, ठीक है, सॉइल तो होती है लैंड में, तो इधर पहले एक प्लांट होगा है, ठीक है। तो प्लांट जो है फिर वो सॉइल में जो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर जब ये प्लांट जो है वो मर गया, ठीक है, जब ये इसने सारे अपनी पूरी लाइफ जी ली, उसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो गया, ठीक है, ये मर गया, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे या फिर तोड़ लिया गया, तो क्या होता है कि इधर दूसरा प्लांट फिर उगाया जाता है। दूसरा प्लांट जो है, अब इधर पिछले प्लांट ने भी तो वाटर मिनरल भर के यूज़ किया हो गया, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, तो इधर क्या होता है कि कम हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर क्या होता है, ये इसको वाटर और मिनरल और न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा मिल नहीं पाता है, एंड इसके बाद ये क्या होता है, ये अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, हेल्दी ग्रोथ नहीं होती, अनहेल्दी ग्रोथ होती है, एंड थोड़ी देर बाद वो प्लांट जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है चाहिए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को अगर हम ऐड करें तो जो प्लांट है और जो सॉइल है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल हो जाती है, एंड दूसरे क्रॉप्स फिर उधर उगाए जा सकते हैं एंड उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सकती है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। मतलब जो यूजुअली क्या होता है कि क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, जो खेतों में खाने की चीज़ें उगाई जाती है ना, वीट, राइस, ठीक है, उन्हें क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, बहुत से अमाउंट में नाइट्रोजन को यूज़ करता है सॉइल में से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैसेज इज अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन देम। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन, मतलब आपने ये पढ़ा हुआ है कि 78% नाइट्रोजन जो है एयर में प्रेजेंट होती है, पर तब भी प्लांट्स जो है नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन से ही प्लांट्स प्रोटीन्स सिंथेसाइज कर सकता है। प्रोटीन्स बनाएंगे जब प्लांट्स उनसे, तभी तो उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब प्लांट्स जो हैं जब 78% नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, पर तब भी प्लांट्स जो हैं वो गैशियस फॉर्म जो है नाइट्रोजन की ले नहीं सकता अपने अंदर। उससे क्या होता है, अब उन्हें दूसरे फॉर्म में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि फिर वो अब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। अब ये किस चीज़ की हेल्प से होता है, ये किस चीज़ की हेल्प से होता है, ये होता है राइजोबियम बैक्टीरिया से। देखो लेग्यूम क्रॉप्स जो होता है ना, एक लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। लेग्यूम क्रॉप्स आपने छोटी क्लासेस में 6th वगैरह में पढ़ा होगा कि उनके जो रूट्स होती हैं, रूट्स में ना उनके नोड्यूल्स होते हैं, गांठें टाइप बनी होती हैं। उन गांठों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है,
ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लेग्यूम क्रॉप्स के जो रूट्स हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो एयर में नाइट्रोजन है उसे अब्जॉर्ब करता है एंड उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि प्लांट्स यूज़ कर पाएँ। आया समझ में? राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में भी प्रेजेंट होता है एंड राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम क्रॉप्स के रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। लेग्यूम क्रॉप्स जैसे कि मूंग, बीन्स, ठीक है, पी, ग्राम, मूंग, बीन्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको लर्न करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं? ग्राम, पीज, मूंग और बीन्स के जो होते हैं ये लेग्यूम क्रॉप्स हैं जो कि नाइट्रोजन जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया है जिनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया और जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं उनकी भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनी हुई है। कैसे बनी हुई है ये डायग्राम से समझो। ये लेग्यूम क्रॉप है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूम क्रॉप्स हैं इनकी सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को एंड बदले में प्लांट उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड। ठीक है, क्योंकि ये इसी के तो रूट्स में रहना है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट की तो रूट्स में रहना है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये इन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है तो प्लांट ग्रो कर पाता है। प्लांट ग्रो कर पाता है, उसके लीव्स ज़्यादा खाना बना पाती हैं। लीव्स ज़्यादा खाना बना पाती हैं तो लीव्स का जो खाना है फिर वो दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स में भी तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरे प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सारे प्लांट्स के पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंक्लूडिंग रूट्स। ठीक है, तो रूट्स को भी खाना मिलता है, तो रूट्स में भी तो रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया, इसे राइजोबियम बैक्टीरिया को भी खाना मिलता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को एंड बदले में जो प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है एंड उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसको घर दे रहा है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया को घर प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट उसका घर ही तो है, प्लांट के रूट राइजोबियम बैक्टीरिया का घर है। ठीक है, तो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया को, खाना प्रोवाइड कर रहा है, बदले में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनी हुई है राइजोबियम बैक्टीरिया में और लेग्यूम प्लांट्स में। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। मैं और आपको जो ये लेग्यूम क्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं ये आपको लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। अब ये जो लेग्यूम राइजोबियम और लेग्यूम क्रॉप्स की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। फार्मर्स के लिए तो ये एकदम लॉटरी के ड्रेस है। क्यों होती है? क्योंकि जब ये लेग्यूम क्रॉप्स को उगाते हैं तो क्या होता है कि लेग्यूम क्रॉप्स में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन कैप्चर करेगा। नाइट्रोजन की फिर जो क्या होता है कि नाइट्रोजन जब ये कैप्चर करता है तो प्लांट को तो प्रोवाइड करता ही है, पर सारी के सारे नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड नहीं करता। वो थोड़ी नाइट्रोजन सॉइल में भी रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है फिर उसमें नाइट्रोजन के अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन उसमें फिर सॉइल में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम लेग्यूम क्रॉप्स उगाएं एंड फिर उसके बाद लेग्यूम क्रॉप्स को निकालें एंड फिर क्या होता है कि उस सॉइल में जो है नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, लेग्यूम क्रॉप्स जो होते हैं वो उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन की अमाउंट सॉइल में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अगर हम लेग्यूम क्रॉप्स उगाएं और उसके बाद कोई ऐसी क्रॉप उगाए जिसे नाइट्रोजन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है, वैसे तो हर ही प्लांट को होती है नाइट्रोजन की ज़रूरत, एंड फिर उसके बाद कोई ऐसे प्लांट किसी प्लांट को उगाएं तो क्या होता है कि प्लांट की जो नाइट्रोजन की वो होती है रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। आया समझ में? मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है, अभी इधर क्या लिखा था कि दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूम क्रॉप्स प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो लेग्यूम प्लांट्स जो होता है लेग्यूम प्लांट से क्या होता है कि पल्सेस और दाल जो ऑब्टेन करी जाती हैं। एंड ये जो मैंने आपको अभी भी समझाया कि नाइट्रोजन जो है फिर वो लेग्यूम क्रॉप जो होती है नाइट्रोजन का अमाउंट सॉइल में बढ़ा देती है। इसकी वजह से नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो जिस सॉइल में लेग्यूम क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसमें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स की कोई नीड नहीं होती है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, इट इज़ वेरी
मतलब बहुत ज़्यादा ईजी सा चैप्टर था ये। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मतलब बहुत से जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, और अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो दूसरे, अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। और सारे जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो हेट्रोट्रॉप्स होता है, क्योंकि वो प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर अपने खाने पीने के लिए डिपेंडेंट होता है। दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होता है अपने मिल्क के लिए, ठीक है, मीट के लिए, खाना उनका उधर से आता है, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन होता है, या फिर एग्स, ठीक है, एग्स और मिल्क और मीट जो होता है वो एनिमल्स से खाना जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, और प्लांट्स से वेज खाना प्रोड्यूस होता है, वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है कि हेट्रोट्रॉप जो होता है वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट होता है अपने खाने पीने की रिक्वायरमेंट के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवर्स प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जो हैं वो थोड़े पार्शियल, मतलब हाफ हेट्रोट्रॉप्स हैं, आधे हेट्रोट्रॉप्स हैं? जी हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जैसे पिचर प्लांट जो है, हमने पढ़ा था इंसेक्टिवर्स प्लांट के टॉपिक में कि कुछ प्लांट्स जैसे पिचर प्लांट जो है, पिचर प्लांट ग्रीन प्लांट होता है जो कि अपना खुद का खाना बना सकता है, पर तब भी जो अपना खुद का खाना फोटोसिंथेसिस से बनाता है वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करता है अपनी बाकी की बाकी के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसेक्टिवर्स जो है वो हाफ हेट्रोट्रॉप है और हाफ ऑटोट्रॉप है। ओके, तो चलिए हमने ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।